आपका और अमिताभ बच्चन जी का जो आवाज़ है, ये फिक्सेशन या आपको ये इसकी अनुभूति की नहीं, मतलब आपके जितने भी मिमिक्री मैंने सुनी है देखी है जो यूट्यूब पे, सबको सरपास कर जाती है आपका और अमित जी का इक्वेशन। जी जी जी। लेकिन मैं कहूँ ना कि जैसे मुझे खुद यकीन नहीं होता कि मैं तो एक मराठी फैमिली का लड़का हूँ, घर में 24 घंटे मराठी, और हमारी फिर सोच भी मराठी होती। कभी कभी कई बार हो जाता ना कि प्रोनाउंसिएशंस भी मराठी आ जाए, लेकिन मुझे नहीं मालूम कैसे कर लेता हूँ। इवन आज भी ना जो मुझसे मिलते, जो मुझे जानते, बोले तू स्टेज पे अलग रहता है। और कई बार मुझे कुछ लोग मिलते ना, मतलब ट्रायलिंग वाले बड़ा बोरिंग आदमी ही है, और फिर वही लोग जब स्टेज पे मुझे देखते बोलते क्या हो गया था, मतलब मुझे भी नहीं मालूम। तो ये वो सरस्वती माता के काश, मतलब कुछ तो बोलते ना मराठी में संचार, हाँ। संचार हो जाता है, एक शक्ति आ जाती है। और मुझे नहीं मालूम, मैंने ये बोलते ना मैंने ये किया, मैंने कुछ नहीं किया अपने आप आया। फिर उसको मेंटेन करने के लिए रियाज बहुत किया। और अमित जी से मैच होना ये सिर्फ ऊपर वाले की इच्छा है। तो मैंने सुना है अमित जी बोलते हैं, अरे भैया ये हो क्या रहा है यार, मैं गाता हूँ तो लोग बोलते सुदेश भोसले गा रहा है, सुदेश भोसले गाता बोलता अमित जी ने गाया, मैंने गाया, ये हो क्या रहा। सही। तो ये एक चमत्कार है, ये मेरे हाथ में नहीं है कुछ। और जिस दिन अगर मैं कहूँ मैं बच्चन साहब की आवाज़, तो गलत है ये, क्योंकि मैंने देखा है, सब गुरुओं से सीखा है, जो भी होता है उसकी मर्जी से होता है। और उससे भी ज़्यादा उन्होंने उसको एक्सेप्ट करना और लोगों ने उसको एक्सेप्ट करना। और मुझे तो दुख भी होता और खुशी भी होती कि अभी तक लोगों को पता नहीं जुम्मा चुम्मा मैंने गाया, शावा शावा मैंने गाया, सोना सोना मैंने गाया। तो एक वो सर्टिफिकेट भी है, और कभी लगता है यार ये अलग अलग आवाज़ों में गाने की वजह से मेरी खुद की आइडेंटिटी कहाँ है। लेकिन फिर सोचता हूँ यार, कभी कभी होता था ना, मैं यार मेरी आवाज़ में गाऊंगा, वो मिमिक्री नहीं करूंगा। तो इंटरवल में लोग आते, आज आपने किशोर कुमार ने किया, आवाज़ ने सचिन दा ने किया, सर हम तो उसके लिए आए। तो फिर मैं परेशान हो गया। अच्छा, जिस दिन मैंने सोचा ना कि मैं अपनी ही आवाज़ में गाऊंगा, तो स्टूडियोज़ में भी लोग बोले नहीं, दो लाइनें बच्चन साहब के। और अचानक संजीव कुमार जी की उसी वक्त डेथ हुई, और काफ़ी प्रोड्यूसर्स मेरे पास आए, उनको पता था शायद वो कि आप प्लीज़ हमारी फिल्म पूरी कीजिए। प्रोफेसर के पड़ोसन, लव एंड गॉड, कत्ल वगैरह 5 फिल्में। तो बोले अगर आपने नहीं डबिंग की तो हम लोग रास्ते पे आ जाएंगे, हमारी रील वेस्ट हो जाएंगे। तो जब मैंने कुछ चाहा कि अपने, तब ऐसा कुछ हो जाता था। तो मैंने बोला यार क्या, तो मैं बड़ा फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, तो आनंद जी भाई के पास गया, मतलब क्या करूं, मेरी आवाज़ किसी को पता नहीं और मेरी आवाज़ किसी को चाहिए नहीं, उनको चाहिए कि अलग अलग आवाज़। तो बोले तेरे जैसे कितने हिंदुस्तान में, कोई नहीं, तो अकेला है, ऊपर वाला तेरी गाड़ी चला रहा है, अपने हाथ से इसको डिरेल मत कर। ये शब्द याद है मुझे। तो मैंने भी सोचा अरे हाँ सही बात है, मैं जो कर रहा हूँ लोगों को नहीं अच्छा लग रहा है, लेकिन उनको जो चाहिए आवाज़ बदल के। तो फिर गानों में इधर उधर फिर मैंने अपने आप अपना जो दिमाग है वो लगाना कम किया, उसको क्लियर किया कि जो सामने वाला चाहे, ऑडियंस हो या म्यूज़िक डायरेक्टर हो या डायरेक्टर हो, मैं करने लगा और लोग पसंद करने लगे मुझे। पर बाकी सब आवाज़ एक तरफ और अमिताभ बच्चन की आवाज़ एक तरफ और सुदेश भोसले, अनमैचिंग कॉम्बिनेशन। वो शायद मैं भी सोचता हूँ कभी इतनी सिमिलरिटी कैसे हो सकती है, तो वो होने लगी। और मैं कहता हूँ ना शायद भगवान का, मतलब वो जैसे ये गाना आज 34 इयर्स हुए, 34 साल, आज भी दुनिया में ऐसी कोई पार्टी, ऐसा कोई फंक्शन नहीं होता जहाँ ये गाना ना आता। और आज भी 34 इयर्स के बाद कोई भी कॉन्सर्ट हो, बड़े बड़े स्टार्स हो, सिंगर्स हो, प्लेबैक सिंगर्स हो, जैसे एंकर जाता है ना पहला जुम्मा, जब तक वो गाना ख़त्म नहीं तो एंकर को परेशान कर जाते, किसी को सुनते नहीं लोग। तो एंजॉय कर रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात कि अमित जी एक बार बोले यार, जया जी मानने को तैयार नहीं थी कि जुम्मा चुम्मा ये आप ही ने गाया और कोई गा नहीं सकता। तो वो भी एक सर्टिफिकेट हुआ ना। या जैसे मैं, मतलब ये रियल बातें हैं
कॉमेडी जैसे, लेकिन जैसे पहला सीजन हुआ ना कौन बनेगा करोड़पति का 21 में, तो अमित जी ने फोन किया, वो फोन अ फ्रेंड, और बंगाल में फोन लिया, नमस्कार मैं अमिताभ बच्चन, आपके मित्र यहाँ बैठे हैं, आपकी जरूरत है, आप अगली आवाज होगी आपकी। तो वहां से जैसे बोला ना वो अमित जी, मैं कौन बनेगा करोड़पति से अमिताभ बच्चन, तो उधर से आवाज आई, बंगाली थे बेचारे कोई भाई साहब, बोले कहीं सुदेश भोसले ना था, तो अमित जी का चेहरा ना पूरे, अरे नहीं मैं अमिताभ बच्चन, नहीं नहीं नहीं, उनका भी आवाज आपके जैसा है ना, ये उल्टा बोला उसने, उनकी आवाज आपके जैसी, तो बोले नहीं नहीं, तो अमित जी सब ऑडियंस हंसने लगे, तो अमित जी बोले हे भगवान कैसे यकीन दिलाऊं आपको, नहीं अभी आपने भगवान का नाम लिया ना, फिर तो आप अमिताभ बच्चन थे। अमित जी बोले अभी मैं कौन बनेगा करोड़पति से बोल रहा हूँ सुदेश भोसले, ऐसे ऐसे चीजें हुई। तो वो और उल्टा भी होता है, जैसे अभी कोई मैं डिवोशनल गाना भी गाता हूँ ना, गणपति का भजन वगैरह, तो जो भी होता प्रोड्यूसर वो मेरे मुंह पे आके बोलता नहीं मज़ा नहीं आया, तो मतलब क्यों, इतना अच्छा तो गा, म्यूजिक डायरेक्टर बोलता है यार इतना अच्छा, और मैं भी बोलता हूँ यार एक मेलोडियस गाना मुझे मिला, म्यूजिक डायरेक्टर का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, तो म्यूजिक वो प्रोड्यूसर बोलता नहीं 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 मज़ा नहीं आया, तो बोला क्यों नहीं आया, प्लस में जुम्मा चुम्मा का पंच नहीं आया, तो सब हंसने लगे, अरे भजन में मुझे, हाँ फिर तो मैंने कहा सर मैं अमित जी डालूंगा इसमें तो ये कॉमेडी हो जाए, नहीं नहीं फिर आपको क्यों बुलाया हमने, हमको अमिताभ बच्चन चाहिए। तो आज भी वो कहते हैं ना वो छप गया है। और अमित जी कभी किसी को फ़ोन भी करते हैं ना, तो ये भी नॉर्मली मुझसे पूछा प्रैंक नहीं करते, मतलब मैं बिल्कुल प्रैंक नहीं करता, प्रैंक अपने आप हो जाता है। जैसे अमित जी किसी को नमस्कार मैं अमिताभ बच्चन, सपना मुखर्जी हमारी फ्रेंड है, उनको एक बार स्टूडियो चाहिए था अमित जी को मेरा ही गाना रिकॉर्ड करें, तो सपना जी मैं अमिताभ बच्चन, बोले सुदेश मजाक मत करो, बोले सपना जी मैं अमिताभ, सुदेश में फोन काट दूंगी, सपना जी मैं अमिताभ बच्चन, सर सचमुच आप हैं, नहीं नहीं मैं सुदेश भोसले बोल रहा हूँ। ऐसा क्या, ये मिठुन दा का भी हुआ एक दो बार, मोहम्मद अजीज को फोन किया उनको चैरिटी शो के लिए, अरे मुन्ना अमी मिठुन दा, बोले क्यों सुदेश भाई नींद नहीं आ रही क्या, अरे क्या रे सब लोग सुदेश सुदेश करो, मिठुन बोल रहा हूँ। तो ऐसे कई किस्से होते हैं, लेकिन अच्छा है, मतलब लोग बोलते हैं यार स्टेज पे तो नहीं, लेकिन हम जब कान बंद करते तो बिल्कुल फर्क नहीं मालूम पड़ता, मतलब कौन बोल रहा है, तो आपस में ही सब मतलब कहते हैं ना, मतलब वो एक अलग सा एक वो हो गया कि मैंने आज तक ना परफॉर्मेंस से ज़्यादा आवाज़ को जितना नज़दीक लाऊं वो किया। और मैंने उस वक्त डबिंग शुरू किया, लिप सिंग, जहाँ ये कंप्यूटर वगैरह साइंस टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ी थी, मतलब उस वक्त कैसे ना, अगर मैं लिप सिंग करके पहली बार देखा मैंने डबिंग क्या मालूम, वो अगर एक फ्रेम भी अगर यहाँ की वहाँ हो जाए तो दोबारा करना पड़ता था। तो उस ज़माने में 5 फिल्में की, और फिर एक ऐसा हुआ तो एन चंद्रा जी को मालूम पड़ा कि कोई अनिल कपूर की एक डबिंग आर्टिस्ट है, मैं रोज़ BR स्टूडियो में दिन भर रहता था, 5 फिल्में एक साथ कर रहा था मैं। तो तेज़ाब में सेंसर्स के लिए अनिल कपूर साहब की वॉइस चाहिए थी, और वो थे नहीं यहाँ एक महीने, तो एन चंद्रा ने बोला सुदेश मला सेन्सरसाठी करायचं, मतलब मैंने कभी किया नहीं, मैंने ट्राई करना तो मतलब ठीक है मैं देखता हूँ। तो पायलट ट्रैक जो होता है ना शूटिंग के वक्त जो बोलते हैं एक्टर्स, वो पायलट ट्रैक बोला जाता है, तो उसको सुन सुन के मैं उसी वक्त चेंज करते करते तेज़ाब का मैंने डबिंग किया अनिल कपूर के बाद। और उसके बाद अनिल कपूर साहब वापस आए, उन्होंने भी डब किया, लेकिन जब फाइनल मिक्सिंग हो रहा था तो साउंड इंजीनियर कंफ्यूज हो गए कि सुदेश भोसले का ट्रैक कौन सा, अनिल कपूर का। तो कई प्रिंट शुरू के मेरी आवाज़ में आए, या एन चंद्र ने साहब ने मुझे खुद बताया, प्रीमियर मेरी आवाज़ में था। तो अभी परसों जब अवार्ड मिला तो उनको भी लाइफ टाइम राज कपूर साहब का अवार्ड मिला, तो याद कर रहे थे यार सुदेश तू कमाल है, प्रीमियर भी किसी को मालूम नहीं था। तो ऐसी ऐसी चीज़ें मैं कह रहा हूँ ना, ये जो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने किया नहीं है, ये मुझे नहीं मालूम। अच्छा आज आप मुझे पूछेंगे तो अनिल कपूर की आवाज़ मैं नहीं बना पा, उस वक्त हो गया वो, तो वो चाहता था। आपने काफ़ी सारे A-लिस्टर एक्टर्स के लिए प्लेबैक सिंगिंग में किया है,
तो उसकी कोई मेमोरीज है? मतलब आपने संजय दत्त है, जैकी श्रॉफ है, अनिल कपूर जी है, सलमान खान के लिए भी गाया आपने, कोई मेमोरीज है, कोई याद है उस बारे में? उनके लिए भांगड़ा पाले वो गाया, फिर गोविंदा जी और चंकी पांडे की फिल्म आई थी आंखें, उसमें लाल दुपट्टे वाली तेरा नाम तो बता, फिर किंग अंकल में जैकी जी के सारे गाने मैंने गाए थे। दत्त साहब के लिए भी कॉलर को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के, वो ओरिजिनली मैंने गाया था। फिर अनुपम खेर जी जैसा उनकी आवाज़, मतलब नॉर्मली ऐसे ऐसे प्लेबैक सिंगिंग करवाए मुझसे म्यूजिक डायरेक्टर ने प्लेबैक, जो खुद एक्टर नहीं सोच सकता था उस वक्त। कि जैसे एक अरेबिक सॉन्ग आया था 80s में, दे 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 दे, वो तो उसमें लड़कियों से ना मिलो तुम, आप लड़के तो हैं बलाएं, सुबह शाम मत करो तुम, लड़की 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 इनकी बेवफा अदाए ई। तो ये बोले ये मैंने कैसे कब ये मैंने गाया था अनुपम खेर। हाँ, फिर ऐसे एक्टर्स जिन्होंने खुद कभी गाया नहीं, जैसे दिलीप साहब और राज कपूर जी, तो राज कपूर जी के लिए मैंने गाया, सॉरी दिलीप साहब और राजकुमार जी, तो सुभाष जी की फिल्म थी सौदागर, तो मोहम्मद अजीज और सुदेश भोसले, पीले ये तिनक तिनक तिन तारा तिनक तिनक रे, इमली का बूटा बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, इस जंगल में हम दो शेर, चल घर जल्दी हो गई दे। फिर तिरंगा में पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी। फिर वो एक पंचमदा को ट्रिब्यूट करके एक फिल्म आई थी झनकार बीट्स, झनकार तर 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 तर, थोड़ी मस्ती थोड़ी यारी थोड़ा प्यार झनकार। फिर आशा जी के साथ एक डी कंपनी में राम गोपाल वर्मा जी की फिल्म आई थी ना, अरे बच के तू रहना रे बच के तू रहना खलास। तो ऐसे कई गाने हैं, मिठुन दा के लिए गाया, गोविंदा जी के लिए गाने पता है लोगों को, लेकिन मालूम नहीं कि किसने गाया। और मैंने एक देखा कि जब जब भी मैंने बच्चन साहब के लिए गाने गाए तो वो सुपर डुपर, आफ्टर जुम्मा चुम्मा, शावा शावा, सोना सोना, मेरी मखना, बड़े मियाँ छोटे मियाँ, तो मुझे भी ऐसे लगा कि वो कुछ और चाहता है। लेकिन सब लोगों ने, मतलब ये जितने भी कलाकार हैं सबके साथ स्टेज पे बहुत काम किया। और एक बात बता दूं कि ज़्यादातर जो गाने मैंने गाए अमित जी के लिए, अमित जी ने कोशिश की कि रिहर्सल्स में भी और रिकॉर्डिंग में खुद आके मुझे सुनते थे। जैसे जुम्मा चुम्मा में तो थे ही, तभी तो मैं उनको, मेरी जान पहचान नहीं थी, तभी तो मेरी जान पहचान भी नहीं थी 90 में, मतलब वो इतना नहीं, तो मैं बहुत डरा हुआ था। और आपको पता है उनकी आंखें कैसे भेद के आपको देखती हैं, तो वो बहुत डर के गया। लेकिन बाद में सोना सोना, शावा शावा, वो रात को जुहू में एक स्टूडियो, वहाँ को रात को शूटिंग के बाद विथ मेकअप वो आए थे, मतलब तो इतना वो हर चीज़ में अपना ये करते थे, मतलब ना डेडिकेशन का इंटरेस्ट लेते थे। और मेरी मखना जो बागबान में गया ना, मेरी मखना मेरी सोनिए चन बलिए, सोनी तेरी चाल सोनी वे, लगदी कमाल सोनी वे, तो उसमें उन्होंने भेजा, पता नहीं जया जी और अभिषेक जी आए थे। और वो गाना डब होने के बाद जया जी ने मुझे और आदेश श्रीवास्तव जो आज नहीं, हम दोनों को 100 रुपए दिए, बोले तुम दोनों ने बहुत अच्छा गाना बनाया। और अभिषेक जी ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिए, दिस इज़ द बेस्ट सॉन्ग यू हैव सॉन्ग फॉर पा। तो वो आशीर्वाद बहुत मिले लोगों से। आपने कहा कि आपने बहुत सारे गायकों के लिए गाने गाए, लेकिन लोगों को पता नहीं कि ये आपने गाए, तो एज एन अंदर आपके जो आर्टिस्ट है वो दुखी होता है ये सुन के? हाँ, आर्टिस्ट तो ज़रूर दुखी होता है। ऊपर वाले को रोज़ बोलता हूँ यार कि ऐसा ही जुम्मा चुम्मा जैसा हिट दे, लेकिन वो सुदेश भोसले की आवाज़ में होता है। लेकिन अभी मैंने वो सब सोचना बंद कर दिया कि अभी मैं अपने आप को ना एक परफॉर्मर समझता हूँ, एक एंटरटेनर समझता हूँ।
गायक, कॉमेडियन, मिमिक्री आर्टिस्ट, इस कैटेगरी में ना ही मैं अपने आप को डालना चाहता हूँ और ना मैं हूँ, क्योंकि मैं अचानक जो फरमाइश आती है मैं वो पूरी करता हूँ। फिर वो राजेश खन्ना जैसा डांस हो, शत्रुजी जैसा डांस हो, या मैं कभी लिस्ट नहीं बनाता शो की, हिंदुस्तान में और बाहर। मैं जाता हूँ, बात करते करते लोग 2-4 आवाज़ें आ जाते, मैं फिर वो किशोर दा हो या रफ़ी साहब हो या बच्चन साहब हो, तो वो मैं करने लगा हूँ। और हाँ, आज भी 34 इयर्स के बाद भी उस जुम्मा चुम्मा का इम्पैक्ट इतना है कि बीच में मैंने एक, अच्छा मुझे बुरा नहीं लगता उसमें, अच्छा ही है, वो इमेज ऐसी बन गई कि हसीना मान जाएगी में वो संजय दत्त और गोविंदा के लिए गाना गा रहे थे, अनु मलिक जी के में उनका संगीत था और सोनू निगम और मैं गा रहे थे। तो रिहर्सल हुई, सब हुआ, टेक के वक्त स्मिता ठाकरे जी बोले आमच्या फिल्ममध्ये इस गीत में अमित जी गेस्ट बन के आ रहे थे, शर्माना छोड़ डाल, शर्माना छोड़ डाल, हाल दिल का बोल डाल, आजू बाजू मत देख, आई लव यू बोल डाल। तो देखा तो संजय दत्त पे वॉइस है, तो वो इमेज ऐसी कि मुझे एक फिल्म में गया कि अमित जी शहंशाह बन के आएंगे, आपको गाना है फिल्म इश्क में, मैं सल्लो वल्लो तेरी आंखों का जादू, मैं सल्लो वल्लो तेरी बातों का जादू। तो देखा कि वहाँ जॉनी लीवर शहंशाह बन के आए, तो ये भी हो रहा है। और एक बात बताता हूँ, वो ऐसा एक इमेज हो गया ना कि ये कुछ भी कर सकता है, जो सही नहीं। तो मिठुन दा के लिए एक गाना गा रहा था मैं, प्यार का कर्ज में, तो लक्ष्मी जी बोले के बापैया साहब डायरेक्टर थे, बोले वो चाहते हैं कि तू गाते गाते मिठुन जैसा कुछ कर। मैंने सर लाइव, और उस वक्त ना ये सारे गाने 70-80 म्यूजिशियंस के साथ लाइव गाए, डबिंग नहीं है। तो उसमें एक गाना था, तूने मेरी कमीज पहन ली, मैंने तेरी तेरी पतलून, हनीमून कह दो सारी दुनिया से, क्या जैसा गाना था, अनुराधा जी और मेरा। तो बोले कुछ कर, मतलब सब चालू गाने में कैसे करूं, सब गड़बड़ा जाऊंगा, कर रहे बापैया जी की इच्छा। तो बोले तूने मेरी कमीज पहन ली, अरे तूने मेरी कमीज पहनी रे, मैंने तेरी तेरी पतलून। तो ऐसी ऐसी कलाकारियां भी कराई है मुझसे लोगों ने। हम तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने इतना सारा मतलब हमारे लिए किया है। सर आप ना लक्ष्मीकांत जी के बहुत करीब है, उनके फैमिली के अभी भी कितना कितना करीब मतलब पाते हैं उनको अभी? मैं एक्चुअली बताऊं, पता नहीं क्यों लक्ष्मी जी, प्यारे जी, पंचम दा, कल्याण जी, आनंद जी, बप्पी दा, ये जो उस वक्त के म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, ये सारे ना, मुझे नहीं लगा कि मैं एक म्यूजिक डायरेक्टर के घर जा रहा हूँ, ऐसा लगा अपना परिवार जैसे है ना। तो सब लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, आशीर्वाद दिया। और ज़्यादातर मुझे लगता है कि ये जो मैं मिमिक्री वगैरह करता, अलग अलग आवाज़ों में गाता था, तो नॉर्मली होता है ना कि कोई भी आपको कलाकार कहेगा मैं वहाँ गया, मुझे धक्के खाने पड़े, मुझे वॉचमैन ने बाहर भगा दिया। लेकिन मेरे साथ उल्टा हुआ, जैसे मैं लक्ष्मी जी क्या पहली बार गया ना, तो वॉचमैन दौड़ा, लक्ष्मी जी ने अंदर बुलाया, जल्दी जल्दी जल्दी। बोले ये क्या हो गया? सुदेश भोसले आया, बोले परसों जीतू जी आए थे, बहुत तारीफ कर रहे थे तेरी, तो उनके साथ, मतलब उनके साथ तो कितने वर्ल्ड टूर्स किए। फिर बप्पी दा के यहाँ गया, तो अरे बोला वो शक्ति जी बहुत तारीफ कर रहे थे तेरी। तो ये मैं पहले शोज करने लगा ना, तो मैं जहां भी जाता था मेरा नाम पहुंच गया था, तो वो थोड़ा सा आसानी हो गई मेरे से। और इसके बप्पी दा, मतलब ये जितने भी बड़े नाम है ना, तो और स्पेशली लक्ष्मी जी, उनको तो बहुत ये था ना अभिमान, मराठी भोसले, वो कुडालकर, लक्ष्मी का, बड़े सुडे तू आते थे ना, तेरा कुछ ना कुछ मैं करूंगा। और सीधे अमिताभ बच्चन साहब के लिए गवाया उसने अजूबा में। और उन्होंने शशि कपूर जी से कहा ये लड़का जो है, ये अमिताभ बच्चन की बहुत साउंड अच्छी बनाते थे, अजूबा के डायरेक्टर शशि कपूर साहब। हाँ। तो पहला गाना था या अली मेरा नाम है अली। तो जैसे लक्ष्मी जी ने कहा ना कि ये लड़का अमित जी की साउंड बना, तो शशि बोले सुनाइए, तो मैंने कहा या अली मेरा नाम है अली, रहता हूँ मैं कहाँ मस्जिद वाले के लिए। तो शशि जी मुझे देखने लगे, लक्ष्मी जी परसों वाला गाना अमित जी से नहीं, इन्हीं से कराएंगे। तो उनका ये आइडिया था कि अमित जी की आवाज़ में गाऊँ। तो और शायद मुझे लगता है हिस्ट्री में पहली बार ऐसा एक्टर की वॉइस में प्लेबैक, और वो एक्सपेरिमेंट
हिट हुआ ये। जब भी कभी म्यूजिक इंडस्ट्री का इतिहास लिखा जाएगा, ये आपके पूरे डिटेल मतलब इतने नायाब और यूनिक है और बहुत ही कारगर रहेंगे आने वाले बच्चों के लिए। सर मतलब आपने कहीं किसी इंटरव्यू में कहा था कि यहाँ पर ग्रुपिज्म है, क्यों, क्या अनुभव हुआ आपको? एक्चुअली मैं कहूँगा कि ये एक्चुअली मैं ना थोड़ा सा इससे नाराज़ हूँ। ग्रुपिज्म से मेरा मतलब था, अच्छा जिन्होंने भी इंटरव्यू लिया ना उसने इसको हेडिंग बना दिया। देखो आप बोले कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है या कौन सा ऐसा बिजनेस है जहाँ ग्रुप्स नहीं होते। हमारे बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है बेकार। तो लेकिन मैंने ये कहा था कि मैं भी जब शुरू शुरू में जाता था तो कई घंटे बैठ जाता था, मुझे गाने का मौका नहीं मिलता था क्योंकि हर ऑर्केस्ट्रा में एक वॉइस ऑफ लता मंगेशकर, वॉइस ऑफ आशा जी, वॉइस ऑफ किशोर कुमार, वॉइस ऑफ रफ़ी साहब, वॉइस ऑफ मुकेश जी, 5 तो रहते। तो कई बार मुझे नहीं ये तो सब हैं, आप क्या गाओगे? तो फिर मैं हेमंत कुमार बन गया, मतलब ये 5 है ना, चलो मैं हेमंत दा के तो वहाँ मेरा फिर जहाँ एक दिन हेमंत कुमार भी मौजूद होते थे मैं एस डी बर्मन बन जाता था। तो वो एक्सपीरियंस तो वो इनफैक्ट वो जो अनुभव होते हैं ना अच्छे होते हैं। तो आज जब मेरे से कुछ नए बच्चे आते हैं ना, सर आपके शो में गाना है या, तो मैं अपने आप को उनमें देखता हूँ, तो मैं कभी उनको भगाता नहीं हूँ स्टेज से। मैं कोशिश करता हूँ कि उनको भी, और कई ऐसे कलाकार आपको मिलेंगे। मेरे पहला स्टेज पे हमने बोला था कि हम संजय दत्त की मिमिक्री करते, ये करते, तो मैंने बोला ओके ठीक है, और डायरेक्ट मैंने बंदे को डायरेक्ट स्टेज पे अनाउंस कर दिया, उसको मिमिक्री करवाई। और इवन मैंने देखा ये होता था कि नया नया प्लेबैक शुरू किया तो कुछ लोगों, मतलब मैं गया हूँ, बैठा हूँ 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, मतलब एसी में कांपते हुए, और जब मेरा मौका आया तो पता चला कि जो मेन सिंगर है वो उसको एयरपोर्ट जाना है, तो बोले आप ज़रा बैठिए। तो बट इससे क्या हुआ ना, ये कंप्लेंट नहीं, इससे ना वो उस वक्त गुस्सा आया था, लेकिन उस गुस्से को मैंने जिद में उसका परिवर्तन, और जिद को अपनी पॉजिटिविटी बना के अपने आप को कैसे बनाऊं उस लायक। और मैंने अमित जी को सुना था कहीं कि आपको सामने से अगर गेट से कोई एंट्री नहीं दे रहा, उनकी कंपाउंड वॉल को छलांग मारो। और दूसरी बात मैंने सुनी है कि अगर आप म्यूजिक डायरेक्टर है या प्रोड्यूसर है या ऑर्गेनाइजर, आप मुझे काम नहीं दे रही तो मैंने आपको गाली नहीं देनी, अपने आप को ऐसे बनाओ कि आप खुद मेरे पास चल के आए। तो वो चीज़ें मैंने फॉलो की। तो अगर मैं वैसा होता ना कि डिप्रेशन में गया, गुस्सा आया, मतलब बहुत सारी चीज़ें लोग नई जनता नए जनरेशन करते हैं कि वो जल्दी से अपसेट हो जाते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, फिर गलत मार्ग पे। तो किसी ने ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को दोष मत दो, अपने आप को बनाओ ऐसे, और कंपटीशन खुद के साथ करो। ये मैंने किशोर दा से सीखा हूँ, लता जी से, आशा जी से और अमित जी से सीखा हूँ। और मैंने इन लोगों के साथ इतना पेट भर के काम किया, और मैंने एक चीज़ देखी, आखिरी क्षण तक ये सारे लोग रिहर्सल्स करते हैं। अभी जाने जा, पिया तू, दम मारो दम, आशा जी ने लाखों बार गाया होगा, या लता जी ने पाकीज़ा के गाने या जो भी हज़ारों बार गाए होंगे, लेकिन हर शो से पहले कम से कम 3-4 संडेज हम रिहर्सल करते थे। तो हमने देखा कि नहीं बोल कि मैं लता मंगेशकर, मैं आशा भोसले में बन गई, नहीं, अपनी आर्ट को जो भगवान ने दिए उसको रिस्पेक्ट किया सारे कलाकारों ने, डेडिकेशन। तो वो मैंने सीखा, जो भी चीज़ आपको मिली है उसकी इज्जत करो। जिस दिन आप इज्जत करना छोड़ दोगे तो पब्लिक भी आपकी इज्जत करना छोड़ो, तो उसको लाइटली मत दो। आज भी हो सकता है 45 ईयर्स से बच्चन साहब की या जो भी मैं आवाज़ें बनाता हूँ, लेकिन आज भी जब भी उनकी एड फिल्म्स की कोई डबिंग होती है मैं करता हूँ, मतलब हिंदी वो करते हैं, लैंग्वेजेस मैं करता हूँ, असमीज़, बंगाली, तमिल, तेलुगु। आज भी बहुत तैयार होकर जाता हूँ, जिम्मेदारी से माइक के सामने जाता हूँ, या जब मैं बोलता हूँ कि अमित जी का भी मैं आपको एक डायलॉग सुनाता हूँ, तो बहुत भगवान को, माता पिता को, सारे मेरे गुरुओं को नमस्कार करके फिर स्टेज पे जाता हूँ कि कहीं मेरे से चूक ना हो जाए। जिस दिन मैंने समझ लिया कि अरे अमिताभ बच्चन की आवाज़ तो क्या ऐसे निकाल दूंगा, उस दिन
मुझे पता है कि वो आवाज़ नहीं निकलेगी और ये मैं सब इन्हीं से सीखा हूँ। हम लोग जब डिप्रेस होते, उदास होते, आशा जी, लता जी, रफ़ी जी, किशोर कुमार साहब, उनको सुन लेते या तो आपका यूट्यूब का वीडियो निकाल के देते। आप जब लो फील होते, डिप्रेस होते, तो आप क्या करते हो? मैं जब लो फील करता हूँ ना, मैं उल्टा करता हूँ, ये जितने भी आपने नाम लिए ना, इनके सैड सॉन्ग सुनता हूँ और मुझे वो किक आता है और उसमें मैं एक कहते हैं ना, एक धुन लग जाती है, एक समाधि लग जाती है। कभी कभी रफ़ी साहब के गाने सुन रहा हूँ, आंख बंद करके अपने आप आंसू बह रहे, लेकिन वो कहते हैं ना, वो एक कनेक्शन हो जाता है। तो यही मेरा सहारा है। मतलब इन्होंने जो इतना भंडार छोड़ गए ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, कल्याण जानी जी, बप्पी दा, पंचम दा, रफ़ी साहब, सहगल साहब, सचिन दा, मतलब मैं तो आने वाले कई हज़ारों लाखों साल तक ये हमको कहते हैं ना एनर्जी देता रहेगा, विटामिन या जो भी है, ये इन्होंने हमारे लिए बना के रखा। और मैं ये भी कहता हूँ कि मैं ये कभी नहीं भूलता कि सपोज मेरे महबूब तालियां पड़ती है तो मुझे मालूम है ये सुदेश भोसले के लिए नहीं, किशोर दा के लिए ताली है, ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के लिए ताली है। अब जैसे रंग बरसे पब्लिक ताली मारती, मुझे मालूम है ये बच्चन साहब के लिए तालियां हैं। तो उसका एहसास है मुझे। और मैं बताऊँ, इन लोगों की वजह से आज नहीं कई सालों से और आने वाले कई सौ सालों हम जैसे कई म्यूजिशियंस और कलाकारों के आज भी घर चलते हैं और चलते रहेंगे, क्योंकि इन्होंने इतना भंडार रखा है। हम लोग एक एक भी इसको निकालेंगे, सारी उम्र हम या हमको मतलब उससे भी ज़्यादा होगा। तो ये बस ग्रैटिट्यूड है, थैंक यू है मम्मी पापा को, और ये जितने भी गुरुजन जिनको जिनको मैंने गुरु माना ना, उन लोगों ने मुझे मतलब उनको मैं मिला, उनके साथ मैंने काम किया। मेरा अगला सवाल यही होने वाला था, आपकी लाइफ पे किसका ज़्यादा प्रभाव रहा? प्रभाव ज़्यादा तो ऑफ कोर्स पहले कलाकार किशोर दा थे, और क्योंकि उनके साथ फिर काम भी बहुत किया, तो वो जो भी है, अगर थोड़ा बहुत मैं एंटरटेनर, लोग बोलते हैं ना यू आर अ वेरी गुड परफॉर्मर, तो मैं पूरा क्रेडिट पहले तो किशोर दा को दूंगा, उसके बाद आशा जी को दूंगा, क्योंकि पहला शो जब मैंने किया ना, तो ऐसे मैंने कोई टी शर्ट और एक ऐसे ट्राउज़र पहन के मैं जैसे ओ मेरी रानी समझ गया मैं, और आशा जी बाजू में वही पुराना तेरा बहाना, तो बोले आशा जी बोले ऐसा क्या बालकृष्ण सर का उभा है तू, मेरा हाथ पकड़, पल्लू पकड़, डांस कर, ऐसा क्या चुपचाप खड़े होकर कर। उन्होंने डांट के मुझे परफॉर्मर बनाया तो ये सारा क्रेडिट उनको जाता है। और ऑफकोर्स एक बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट मुझे महमूद साहब ने दी थी। मैंने गाया एक दिन, सुन मेरे बंधु रे, वो गाना गाया मैंने, लोगों ने तालियां बजाई वगैरह सब कुछ हुआ, और 2 अंतरे गा के मैं अंदर आया तो महमूद साहब ऑडियंस में बैठे थे, वो उठ के बाहर आए और आके ऐसे मेरे कंधे और मेरे गाल पर, बेटा जब तूने दादा का सुर लगाया तो मैं तेरा चेहरा देख रहा था, तेरा ऊपर वाले के साथ कनेक्शन हो गया था। तो ये उनका कॉम्प्लीमेंट है। बोले मैं आजकल फिल्में बनाता नहीं ज़्यादा, लेकिन जब भी बनाऊंगा तुझे ज़रूर गाऊंगा। और उन्होंने उनके तुझे ज़रूर गाऊंगा, और उसके बाद उनका जो आखिरी बेटा है उसके लिए उन्होंने एक फिल्म बनाई थी दुश्मन दुनिया का, उसके साथ उस फिल्म में सीधे मुझे डुएट गवाया आशा जी के साथ, अनु मलिक का म्यूजिक था। तो इन बड़े लोगों का बहुत मुझे आशीर्वाद मिला है। सुदेश जी, आपको लगता है ये जो टीवी पे रियलिटी शो है वो सचमुच सिंगर प्रोड्यूस करते हैं? एक तो सही बात है कि अब हम दुनिया भर घूमते हैं और गांव-गांव में भी जाते हैं, तो वहाँ हम देखते हैं कि ऐसे ऐसे बच्चे हमको मिलते हैं सुनने को, जो मुझे लगता है यार ये तो मुझसे 100 गुना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वो गांव में है, उसके पास मुंबई आने के पैसे नहीं। तो कहीं ना कहीं मैं नसीब को मानता हूँ। लेकिन रियलिटी शोज़ के आने के बाद ये जो बच्चे जिनके माता पिता का सपना है वो कई हद तक पूरा हुआ है। लेकिन इसके साथ मैं ये कहूँगा कि ये जो शॉर्ट टर्म में जो नेम फेम मिल जाता है ना, उसे कई बार उनका जो नाजुक मन है ना, तो कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। इस वक्त माँ बाप ने उनको संभालना चाहिए कि बेटा ये कंपटीशन है, एंजॉय करो,
चैनल आप पे करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, जो हमने 100 रुपए की नोट भी नहीं देखी, उन पे कपड़े या उनको पूरी दुनिया घुमाते हैं, तो वो करो। वो रियलिटी शो खत्म होने के बाद वापस आ जाओ, गुरुजी के पास रियाज करो। जिन जिन कलाकारों ने उसी दिन सोच लिया कि, या माँ बाप ने कि ये तो लता मंगेशकर बन गई, ये किशोरदा बन गए, वो आगे जाके डिप्रेशन में गए। और ये मैं इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि उनके कई माता पिता मुझसे मिलने आते कि प्लीज़ मेरे बच्चे को समझाओ, क्योंकि पहले तो उनको डायरेक्ट 2 लाख 3 लाख मिलने लगे, ऑटोग्राफ, फोटोग्राफ, कपड़े, वर्ल्ड टूर्स। और जिस दिन वो सीज़न ख़त्म हुआ, 6 महीने, अगला सीज़न शुरू हुआ, तो इनको 5,000 रुपये भी कोई नहीं दे रहा है, ना ऑटोग्राफ। तो इनके कहते हैं नाजुक इतना कि वो डिप्रेशन, ड्रग्स में कई बच्चों, मतलब उस बुरे जगह रियाज बंद कर दिया, पूजा बंद कर दी। तो माता पिता मेरे जैसे या सीनियर, प्लीज़ उनको आप समझाओ तो समझाए। तो ये भी रियलिटी शोज़ की ये रियलिटी भी है, लेकिन मौका मिलता ज़रूर है और आपका टैलेंट। और हम देखते हैं कि कई बार ये बच्चे ऐसा गा जाते हैं कि लगता है यार ये यहाँ सीखा नहीं, इसका पुनर्जन्म है। कोई बड़ा गुरु है जो जन्म लेके। मैंने तो एक रियलिटी शोज में आशा जी को भी बोलते, इतने फास्ट सरगम कैसे बोलता, मैं बोलूँगी तो मेरी तो जीभ ही बंद हो जाएगी। मतलब ऐसे से हमारे देश में इतना अच्छा टैलेंट है, बस ज़रूरत है उनको गाइड करने की, इनकरेज करने की। और एक मैं बात बताऊं कि नॉर्मली ना हम लोग बोलते हैं अरे हमारा ज़माना क्या था, आप लोग क्या करो, ये गलत स्टेटमेंट है। उनको हमारा ज़माना भी अच्छा था, आपका ज़माना भी अच्छा है, आगे वाला ज़माना भी अच्छा रहेगा। तो उनको जब तक हम इनकरेज नहीं कर, फिर वो रिवोल्ट करते हैं। उनको बोलते तुम ही तुम हो फिर हम क्या है। तो ये, और अभी क्योंकि मेरा बेटा भी गाता है, सिद्धांत म्यूज़िक बनाता है, मेरी बेटी पेंटर है, तो मैं उस ज़माने के ओल्ड स्कूल का भी हूँ और इस स्कूल का। मैं कुछ चीज़ें बच्चों से पूछता हूँ। मैं जब गाना कोई रिकॉर्ड करता हूँ, मैं मेरे बेटे को सुनाता हूँ, मेरी वाइफ को सुनाता हूँ। तो ये अगर बैलेंस सब लोग समझ लेना, तो मुझे लगता है ये जो गैप है ना ओल्ड और न्यू का, जनरेशन गैप, वो जनरेशन गैप, उनकी सोच का जो गैप है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और बोलते हैं ना, जिंदगी और हमारा देश आर्ट के मामले में तो सबको पीछे छोड़ देगा। आपने जब मतलब आशा जी, लता जी और रफ़ी साहब और किशोरदा के साथ में जब टूर पे जाते थे, तो बहुत सारे जो दूसरे सिंगर थे वो अपसेट हो जाते थे। तो किस तरह से मतलब आप इस चीज़ को ले रहे थे तभी, या कुछ सुना आपने उस बारे में? नहीं, एक्चुअली क्या है कि देखो, पहली बात तो आप कहते ना, सबको तो आप खुश कर नहीं सकते। और होता है ना कि ऐसा नहीं, बेसिकली मैं गाना सीखा नहीं हूँ, सिर्फ सुना है। उसके बावजूद भी लता जी मुझे चुनती थी, आशा जी मुझे प्रेफर करती हैं, किशोरदा तो बोलते थे अच्छा मेरे साथ नहीं आ रहा, बड़ा आदमी बन गया, कान पकड़ के ले जाऊंगा। ये कोई बोल सकता है जब तक वो प्यार नहीं करते मुझे। तो सुना है, पर ठीक है, मैंने वही कहा ना कि अपना काम करते रहो। वो मैंने सुनील दत्त साहब को सुना था, गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं अपना कर्म किए जा, फल की चिंता ना करो। मैं कर्म किए जा रहा हूँ, फल मुझे अब मिल रहा है दे रहा है दुरुस्त है। नहीं दे रहा है, आए तो सही। सर आप मतलब आपने कहा कि आपने गाना नहीं सीखा है, तो कई लगता है कि अगर सीखता तो और कुछ लाइफ अलग होता। मुझे बहुत ये होता है ना कि यार काश मम्मी इतनी बड़ी गायिका थी, घर में संगीत था, और मुझे क्यों नहीं मम्मी ने सिखाया, मैंने क्यों नहीं सीखा। लेकिन जो मुझे जानने वाले होते हैं ना, बोले तू सुदेश सीखा नहीं ना, इसलिए ऐसे परफॉर्म करता। अगर सीखता ना तो मैं छान के गाता, तो शायद वो सुदेश भोसले हमको नहीं मिलता जो आज हमें खुशी दे रहा है। और मैं उस दिन अवार्ड मिलने के बाद इतने लोग, अरे मुझसे ज़्यादा लोगों को खुशी हुई कि सुदेश भोसले हम आपको कई सालों से देख रहे हैं, आपने हमारी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ लाई, आपको अवार्ड मिला, हम खुश हैं। तो थोड़ा ये हो रहा मुझे भी। नहीं बिल्कुल, क्योंकि हम भी वो हुए कि ये आदमी था कहाँ इतने साल, क्यों नहीं गवर्नमेंट का रिकग्निशन मिला, हमें भी लगा। एक साहब आए, बोले सुदेश भोसले
मैं 25 साल से तुम्हारा ऑटोग्राफ और फोटो निकालने की तरह से आई एम 82, मैं तुम्हारे लिए आया हूँ आज। तो इससे बड़ा अवार्ड क्या होगा। आपने हरी भाई संजीव कुमार जी के लिए कुछ फिल्में डब की थी, तो कैसा रहा था वो एक एक्सपीरियंस आपके लिए? सब कुछ नया था मेरे लिए, मुझे कुछ मालूम नहीं था। जैसे मैंने कहा ना, पहला जब स्केच किया तो मुझे नहीं मालूम था मैं कर सकता हूँ। मुझे अचानक बुलाया गया कि स्टेज पे करता था मिमिक्री स्टेज पे करना और डबिंग 3 घंटे वॉइस मेंटेन करना बहुत डिफिकल्ट। उसी तरह ना 2 लाइनें किसी की आवाज़ में गाना इज कॉल्ड कॉमेडी और मिमिक्री, बट किसी की आवाज़ में 3 घंटे का, जैसे जुम्मा चुम्मा 10 मिनट का गाना है ऊंचा, वो गाना वो सिर्फ नकल नहीं होते, उसमें गायकी भी होती है। और जब मैं सचिन दा का गाना गाता हूँ तो मैं कॉमेडी नहीं करता हूँ, तो मैं सीरियसली मैं सिंगर होता हूँ, मेरी जो आत्मा है वो सिंगर की बन जाती है। जैसे सुभाष घई की एक फिल्म आई थी जॉगर्स पार्क, तो उनको एक पुराने स्टाइल का मुकेश जी का गाना एज इट इज चाहिए था। वो दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर, यहाँ से तो दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे। तो उस वक्त मैंने मुकेश जी का ये पहला गाना था, तो मैंने एज इट इज गया था, उसमें कॉमेडी नहीं की थी। तो सुभाष जी बोले सुदेश तो ऐसे भी गा सकता है। मतलब सर मैं सिंगर ही हूँ, वो तो आपको लगता है मैं मिमिक्री आर्टिस्ट हूँ। तो ऐसा भी काम मैंने किया है। तो लेकिन ये जो मिमिक्री का आर्ट ऊपर वाले, उसकी वजह से मेरे प्लेबैक में मुझे बहुत फायदा हुआ। क्योंकि एक गायक और पार्श्व गायक में ये फर्क होता है, क्यों इतने करोड़ों लोगों में सिर्फ 7-8 सिंगर्स ही पॉपुलर पूरे जंग। तो वो जैसे किशोर दा, रफ़ी साहब है, लता जी, आशा जी, मुकेश, इन्होंने सिर्फ गाना नहीं गाया, उन्होंने एक्टिंग की। कई आप गाने सुनोगे कि गाना इतना, आपने देखा यार सुपरहिट गाना आप 24 घंटे गुनगुनाते हो, लेकिन जब स्क्रीन पर देखते तो एक्टर ने उसको बर्बाद कर दिया। तो कई सिंगर्स ने एक्टर्स की जिंदगी बनाई है। और आप बड़े बड़े सुपरस्टार्स भी देखेंगे, उनकी रोल या उनके बहुत कम, उनके गाने ज़्यादा, जैसे रफ़ी साहब को देखेंगे ना, तो वो हीरो के गाने ज़्यादा पॉपुलर हैं। आप राजेश खन्ना सुपरस्टार हैं, बहुत ग्रेट हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी से आर.डी. बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और किशोर कुमार और आशा जी निकाल दीजिए, तो ये प्लेबैक सिंगर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आपके हिसाब से इजी मिमिक्री या डिफिकल्ट मिमिक्री कौन से आवाज़ की है आपके लिए अभी तक? पहली बात तो हर चीज़ जो है ना, इजी कुछ भी नहीं है। इजी इसलिए नहीं है कि जो चीज़ अभी जो मिमिक्री आर्टिस्ट करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल ऋतिक रोशन की आवाज़ हो या नवाजुद्दीन शाह की, तो वो उनके लिए इजी है, मेरे लिए डिफ़िकल्ट है। उसी तरह कुछ लोग हैं अमेजिंग मिमिक्री करते हैं, लेकिन अभी मुझे भगवान ने ही दिया ना, जैसे मैंने आपसे कहा नमस्कार 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 नमस्कार, अपने आप हो जाता है। वो सामने वाले को वो डिफ़िकल्ट है। जो चीज़ आपके लिए इजी है मेरे लिए डिफ़िकल्ट है। तो कोई चीज़ आसान नहीं है और कोई चीज़ डिफ़िकल्ट नहीं है अगर आप ठान लो तो। लेकिन वो एक दौर होता है, एक उम्र होती है कि वह कोई भी चीज़, जैसे मैंने संजीव कुमार साहब के लिए 10 दिन अपनी आवाज़ खो दी थी, मैंने आते हैं, बच्चन साहब अपने आप आ गए। उसी तरह अनुपम खेर साहब, कोई सोच नहीं सकता कि मिमिक्री कर। एक दिन मैंने उनकी फिल्म देखी जहां अमित जी अनुपम खेर को चाटा मारते हैं घर पे केबल टीवी दे, और अनुपम खेर जी बोलते तू मेरा बेटा बेटे मिस्टर डेविड आ, और इमीडिएट मैं बोल गया, अरे बोले आ गई आवाज़। जैसे असरानी जी अपने आप आ गया, आज हमारा इंटरव्यू लेकर मुझे बड़ी खुशी हुई। मजाक मजाक में भी कुछ चीज़ें हुई और कुछ चीज़ें मेहनत से हुई।
लेकिन मेरे वोकल कॉर्ड को जो सूट होता वही आवाज़ से निकलती है।